आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं कुरतुल एन हैदर की लिखी एक कहानी जिसका नाम है फोटोग्राफर। चलिए शुरू करते हैं। मौसम बहार के फलों से घिरा बेहद खूबसूरत गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नजर आ जाता है। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। एक बल खाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नजदीक वॉलरस जैसी मूंछों वाला एक फोटोग्राफर अपना साजो सामान फैलाए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है, इस वजह से बहुत कम टूरिस्ट इस तरफ आते हैं। लिहाजा जब कोई हनीमून मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुंचता है तो फोटोग्राफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभाले बाग की सड़क पर टहलने लगता है। बाग के माली से उसका समझौता है। गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है, और जब कोई हनीमून मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फोटोग्राफर दोनों उनके इंतजार में अलर्ट मिलते हैं। फोटोग्राफर मुद्दतों से यहाँ मौजूद है। वो इसी कस्बे का रहने वाला है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहाँ जाए। उसने इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं। पहले यहाँ साहब लोग आते थे, ब्रिटिश प्लांटर्स, सफेद 16 हैट पहने कॉलोनियल सर्विस के ओहदेदार, उनकी मैम लोग और बाबा लोग। रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थीं और ग्रामोफोन का म्यूजिक गूंजता रहता था, और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम के वुडन फर्श पर डांस होता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में अमेरिकन भी आने लगे थे। फिर मुल्क को आजादी मिली और इक्का दुक्का टूरिस्ट आने शुरू हुए, या सरकारी अफसर या फिर नए ब्याहे शामों को झील पर इंद्रधनुष का नजारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत चाहते हैं। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों का आना जाना जारी है। फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश रहती है। एक रोज शाम के वक्त एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आए। ये दोनों अंदाज से नई शादी वाले मालूम नहीं होते थे, हाँ, लेकिन बेहद खुश और संजीदा से वो अपना सामान उठाए ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। जीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और उसके बाद 3 बड़े रूम। ये कमरा मैं लूंगा। कमरे में दाखिल होते ही लड़की ने अपनी छतरी और ओवरकोट उस कमरे के एक पलंग पर फेंक दी। लड़का भी दाखिल हुआ और उसने कहा, उठाओ अपना बोरिया बिस्तर। अच्छा, लड़की ने कहा, और दोनों चीजें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा सा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में वो मजदूर नजर आ रहे थे जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ थे। एक वेटर लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचे के पर्दे बराबर करके चला गया। लड़की सफर के कपड़े बदलकर सिटिंग रूम में आ गई। नौजवान कमरे में बनी चिमनी में पड़ी लकड़ियों के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। उसने नजरें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर अचानक अंधेरा छा गया था। वो दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंधलके को देखने लगी। फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। न जाने वो दोनों क्या बातें करते रहे। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिला रही थीं। उस वक्त तक यूरोपियन टूरिस्ट भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा खत लिख रहा था। चंद पिक्चर पोस्टकार्ड उसके सामने मेज पर पड़े थे। ये अपने घर खत लिख रहा है कि मैं इस वक्त मशरिक के एक पुरअसरार डाक बंगले में मौजूद हूं। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरअसरार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है। लड़की ने चुपके से कहा तो उसका साथी हंस पड़ा।
खाने के बाद वो दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात थी, रात गहरी होती गई। अचानक लड़की को जोर की छींक आई और उसने सूं सूं करते हुए कहा, अब सोना चाहिए, तुम अपनी जुकाम की दवा पीना मत भूलना। नौजवान ने फिक्र से कहा, हाँ ठीक है, शब्बा खैर। लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। पिछला गलियारा घुप अंधेरे में डूबा था। कमरा बेहद पुरसुकून और आरामदेह था। जिंदगी बेहद पुरसुकून और आरामदेह थी। लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंगार मेज की दराज खोल दवा की शीशी निकाली कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना स्याह किमोनो पहनकर दरवाजा खोला। नौजवान जरा खौराया हुआ था, सामने खड़ा था। मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है। अच्छा? लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। उसने झुककर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। सुबह को वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में गई। जीने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान ब्रासों से चमकाए जाने के बाद हॉल के झिलमिलाते चोबी फर्श पर एक कतार में रख दिए गए थे और ताजा फूलों के अंबार उनके नजदीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और जर्द और सफेद तितलियां सब्जे पर उड़ती फिर रही थीं। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था। माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है। उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता मेज पर रख दिया। लड़की ने एक शगुफा उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गई। एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडरा रहा है। उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे बारे में पूछा कि तुम कहीं फला फिल्म स्टार तो नहीं हो। नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक मशहूर डांसर थी, मगर इस जगह पर किसी ने भी उसका नाम नहीं सुना था। नौजवान लड़की से भी ज्यादा मशहूर म्यूजिशियन था, मगर उसे भी यहां कोई नहीं पहचान सका था। इन दोनों को अपनी टेम्परेरी गुमनामी और परमानेंट सुकून के ये कुछ लम्हात बहुत भले मालूम हो रहे थे। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर इन दोनों को देखा और जरा सा मुस्कुराया। वो भी इन दोनों की खामोश खुशी में शरीक हो चुका था। नाश्ते के बाद दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार होकर बड़ी ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और जरा झुककर कहा, फोटोग्राफर लेडी। लड़की ने घड़ी देखी। हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। लेडी, फोटोग्राफर ने पांव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाहर की कामकाजी दुनिया में तो घमासान मचा हुआ है। मुझे मालूम है कि इस घमासान से निकलकर आप दोनों यहाँ खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में हैं। देखिए, इस झील के ऊपर धनुक पल की पल में गायब हो जाती है, लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप इधर आइए ना। बड़ा बातूनी फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। माली, जो गोया अब तक अपने क्यू के मुंतजिर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश किया। उसने लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पर्वती के मुजस्समे के करीब जाकर खड़े हुए। लड़की की आंख पर धूप पड़ रही थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए आंखें जरा सी चुंधिया दी थी। तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी। थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने जरा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। सैर करके वो दोनों शाम को लौटे। संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर की मंजिल के फैले हुए और खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। न जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह खत्म होने को नहीं आती थी। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों में उनको फोटोग्राफर और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी नहीं रही थी। सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बैरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहब ये रात को दे गए थे, उसने कहा। अच्छा, उस सामने वाली दराज में रख दो, लड़की ने बेख्याली से कहा
और बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे दराज खोलना याद नहीं रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी नजर डालकर वो तेज तेज चलती कार में बैठ गई। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी। कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार ढलान से नीचे रवाना हो गई। ये वॉलरस जैसी मूंछों वाला फोटोग्राफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह उस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुर्सी बिछाए बैठा है और टूरिस्ट की तस्वीरें उतारता रहता है। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुए, उसमें से सिर्फ एक खातून अपनी अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठकर खड़ा हो गया था। मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय अब वो एक अधेड़ उम्र की बीवी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ चुका था। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। टूरिस्ट्स की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और वेटर कमरे की झाड़ पोंछ कर चुके थे और डाइनिंग हॉल में दरीचे के नीचे सफेद बुर्राक मेज पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे। नौवारद खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद वो बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गई, जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। फिर वो पलंग पर जाकर लेटी तो चंद मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिटिंग रूम साए साए कर रहा था। फिर वो वापस आकर लेट गई। कमरा बहुत सर्द था। सुबह को उठकर उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज के नीचे से एक लिफाफे का कोना नजर आया। वही पुराना लिफाफा जिस पर उनका नाम लिखा था। खातून ने जरा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला। तभी एक कॉकरोच कागज की तह में से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया। उन्होंने डर कर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पर्वती के मुजस्समे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसे अपने बैग में रख लिया। वेटर ने बाहर से आवाज दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे गई। फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफी से कहा, कमाल है, 15 साल में कितनी बार सिंगार मेज की सफाई की गई होगी, मगर यह तस्वीर कागज के नीचे इसी तरह पड़ी रही। फिर उनकी आवाज में झल्लाहट आ गई। और यहां का इंतजाम कितना खराब हो गया है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच है। फोटोग्राफर ने चौंक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की। फिर खातून की झुर्रियों वाले चेहरे पर नजर डालकर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती रही। उनकी आवाज भी बदल चुकी थी। चेहरे पर दुरुस्ती और सख्ती थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी, और वो सपाट आवाज में कही जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूं, अब मेरी तस्वीरें कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहां ठहर गई थी। नई हवाई सर्विस शुरू हो गई है, ये जगह रास्ते में पड़ती है। फोटोग्राफर ने पूछा, और आपके वो साथी? उसी वक्त कोच ने हॉर्न बजाया। आपने कहा था ना कि बाहर की दुनिया में घमासान मचा पड़ा है, बस उसी घमासान में कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया। और उनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई है। अच्छा, खुदाफिज। खातून ने बात खत्म की और तेज तेज कदम रखते हुए कोच की तरफ चली गई। वॉलरस जैसी मूंछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नजदीक जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ गया। जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रह गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुर्रतुल एन हैदर की लिखी
फोटोग्राफर। कैसी लगी आपको कहानी हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है नितिन रावत ने। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।